नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली बार आपको बताया था, पिछली वीडियो में आपने बताया था कि मैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में चर्चा करूंगा और बहुत ही शॉर्टली उसके बारे में चर्चा करूंगा। जो सवाल आते हैं, वैसे तो उसको पढ़ाया जाए तो बहुत लंबा लेसन हो जाएगा, लेकिन जो उसमें सवाल बनते आए हैं उसी पे हम विशेष चर्चा करेंगे आपसे। जैसा कि आपको पता है कि 1857 के बाद जैसे ही अंग्रेज़ों का बंगाल पे कब्जा हुआ, उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था लगाने की कोशिश की, अपनी शासन व्यवस्था को भारतीयों में लाने का प्रयास किया। तो उसके बाद उन्होंने कुछ नियम कानून बनाए। उन्हीं नियमों कानून को हम भारतीय संविधान के विकास की रूपरेखा कह सकते हैं। भारतीय संविधान की जो रूपरेखा है या भारत में जो संविधान बना, वो आप एक यूँ कह सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के अधिनियम तक जाता है। और हमारा संविधान हमारे नेताओं ने बनाया, आज़ादी के बाद बनाया संविधान, उसमें उसकी 75% बातें 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। तो आइए हम पहले शुरुआत से इसकी चर्चा करते हैं। पहले हम यहाँ कंपनी का संवैधानिक इतिहास लिखेंगे। कंपनी का संवैधानिक विकास। जैसा कि आप जानते हैं, किताबों में पढ़े हैं, इसकी शुरुआत जो होती है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसका आरंभ माना जाता है। इसको एक्ट से ज़्यादा जो है वो चार्टर एक्ट कहा जाता है, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा निर्मित किया जा रहा था, तो हम इसको चार्टर कहेंगे, चार्टर एक्ट। इसमें कुछ खास बातें हैं कि इसके प्रवर्तक उस टाइम जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स के समय इस रेगुलेशन को बनाया गया। इस रेगुलेशन के बनने के बाद जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बदल दिया गया, नाम गवर्नर से गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो अब तक जो बंगाल के गवर्नर कहलाते थे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, और वो पहले गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। इनके काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, उसमें सबसे प्रमुख घटना है 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है इसलिए कि कलकत्ता को ही उन्होंने सबसे पहले जीता था और उसी को अपनी राजधानी बनाया था। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। जो ये सवाल कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। साथ में एक बार ये भी सवाल पूछा जाता है कि इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो इसका मुख्य न्यायाधीश जो था एलिजा इम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि और कौन थे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि 3+1, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 लोग और थे। उनका नाम मैं लिख देता हूँ, आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी दिमाग में रखिए। चैम्बर, हाइड और लिमेस्टर, ये मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा, और ये 3 उनके सहायक न्यायाधीश थे। कुल मिलाकर के 3+1 का आंकड़ा था। और इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि कंपनी के द्वारा बनाया गया भारत पर शासन करने के लिए पहला अधिनियम था ये। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। जो मुख्य पॉइंट है इसमें वो ये कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गवर्नर का गवर्नर जनरल के रूप में बदल जाना। उसका नाम बदल गया, बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये पहला एक्ट था जो कंपनी के द्वारा भारतीय शासन के लिए बनाया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे मुख्य है, कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। इसके बाद जो एक्ट आता है वो 1784 में, 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है।
पिट्स वहाँ के प्रधानमंत्री थे, इस वजह से इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। इसमें खास बात है, इसकी सबसे खास बात है, अभी तक तो वनडे के एग्जामों में नहीं पूछी गई है, लेकिन जिस तरह के सवालों की जटिलता बढ़ रही है, हो सकता है ऐसे कि ये सवाल भी आपसे पूछा जाए। इस नियम को बनाने के लिए पहली बार और यह अंतिम अवसर था जब ब्रिटेन की सरकार गिर गई। इस बिल को बनाते समय विपक्ष जो था इस बिल के पक्ष में नहीं था, इस वजह से ब्रिटिश सरकार जो है गिर गई, फिर से नए मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ा। ये भारतीय इतिहास में या ब्रिटेन के इतिहास में किसी दूसरे देश को लेकर के सरकार बनना और बिगड़ना के संदर्भ में पहला और अंतिम अवसर था। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, बस इतना समझ लीजिए कि ये पहला और अंतिम अवसर था जब इस नियम को बनाने के लिए, किसी दूसरे देश के नियम बनाने के लिए किसी देश की सरकार बदल जाए, गिर जाए, उसका पतन हो जाए। इसकी खास बात जो है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे और ये 6 सदस्य मिलकर के ही भारत की शासन प्रणाली को देखते थे। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कई बार पूछ चुका है कि किस अधिनियम या किस एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। तो ये 1784 है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं बहुत ही शॉर्टली पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके बाद जो एक्ट आता है, जो चार्टर एक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं एक्ट बोल दे रहा हूँ, मेरे मुंह से निकल जा रहा है, लेकिन आप उसको चार्टर एक्ट समझिए। चार्टर एक्ट का मतलब ये है कि जिसको कंपनी बना रही है, इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम है। ये सारा डिज़ाइन जो है वो कंपनी के निदेशक, उसका निदेशक समूह, मंडल और उसके मालिक जो थे वो लोग बना रहे थे। अगला जो चार्टर एक्ट है 1813 में आता है। चार्टर एक्ट, इसके आगे आप लिख सकते हैं। इसकी क्या खास बात थी? पहली खास बात ये थी कि ईसाई मिशनरियाँ जो थीं, ईसाई मिशनरी को भारत आने की अनुमति प्रदान कर दी गई। भारत आने की अनुमति इस अनुमति से भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब तक हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम और सिख वगैरह का धर्म का प्रचलन था, लेकिन इन ईसाई मिशनरियों के आने की वजह से भारत में इस्लाम का प्रसार का मार्ग प्रशस्त हो गया। ये ईसाई मिशनरियाँ बहुत सारे काम करती थीं, स्कूल खोलती थीं। इन लोगों ने ही सबसे पहले भारत में अंग्रेजी स्कूल खोले, अस्पताल खोले, जो गरीब लोगों को मुफ्त में ये सारी सुविधाएं देते थे। और इस तरीके से इन सुविधाओं को दे करके वो विभिन्न धर्मों को, लोगों को ईसाई बनाने का प्रयास करते थे। तो इसका प्रथम आगमन जो है वो 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से किया गया कि ईसाई मिशनरी भारत में आ सकते हैं, रह सकते हैं, बस सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार वो कर सकते हैं, जो करना शुरू कर चुके थे। दूसरी चीज़ कि अभी तक आप ये जानते हैं कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आपने सुना है। जो ब्रिटिश कंपनी थी मुख्यतः वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसको भारत पे व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था। यानी कि ब्रिटेन की कोई दूसरी कंपनी चाहे कि भारत से हम व्यापार कर लें तो नहीं कर सकती थी। सारा का सारा एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का था। इस नियम से वहाँ का जो ब्रिटिश अन्य औद्योगिक समूह था काफ़ी विद्रोह कर रहा था कि ये गलत बात है कि आप एक ही कंपनी को जो है किसी देश से व्यापार करने की अनुमति दिए हुए हैं। इसके लिए एक लंबी लड़ाई के बाद वहाँ की कैबिनेट ने इस बात की मंजूरी दी कि अन्य कंपनियाँ भी जा कर के भारत से व्यापार कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अन्य कंपनियों को व्यापार करने का अधिकार इस एक्ट से मिला। अन्य कंपनियां भी व्यापार कर सकती थी, उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो ये दो मुख्य हैं। बार बार ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, ईसाई मिशनरियों का आगमन किस एक्ट के तहत हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में ज़रूर रखें। 1813 एक्ट के बारे में अगला एक्ट जो आता है 1833 में आता है। 1833 का एक्ट बहुत ही पॉपुलर है, उसमें कई चीज़ें घटित हुई हैं। 1833 ये भी चार्टर एक्ट ही है। इस समय आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन आपने पिछली बार देखा कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक तरीके से कहिए कि
थोड़ा सा यहीं पे लिख लीजिए मोटा सा, अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था? विलियम बेंटिंक। अब यहां से चेंज ये हुआ कि बंगाल शब्द हटा करके भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल हटा दिया गया क्योंकि ब्रिटिश शासन अब तक यहाँ तक काफ़ी हद तक फैल चुका था, ना सिर्फ कलकत्ता में बल्कि भारत के कई हिस्सों में उसका अधिकार हो चुका था। इसलिए बंगाल का गवर्नर जनरल कहने की बजाय यहाँ से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला कौन था? यही था। 28 में बना है ये, 1828 से 35 तक विलियम बेंटिंक रहा है। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, दोनों इसी के काल में ये चेंज हुआ है। जैसे वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था कि बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम बदल गए। ठीक वैसे विलियम बेंटिंक के भी संदर्भ में इस चीज़ को ध्यान में सेट कर लीजिए। वारेन हेस्टिंग्स भी वही है, जो चीज़ वह इसके साथ हो रही है। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों है। ठीक उसी तरीके से विलियम बेंटिंक भी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, दोनों ये एक ही है। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया था इसमें, इस एक्ट के तहत से। इसके अलावा और सारी चीज़ें हुई, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है इसके बारे में भी और इसके बारे में भी, क्योंकि ये दोनों यहीं पे चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज, ये भारत का पहला मेडिकल कॉलेज था जो अंग्रेजी पद्धति पर इलाज करने के लिए बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कलकत्ता में। अभी इनका मुख्य प्रेसिडेंसी नगर जो था, इनके 3 मुख्य प्रेसिडेंसी नगर थे, मुंबई, मद्रास और कोलकाता। और कोलकाता इनकी राजधानी थी, इसलिए सारी चीज़ें वहीं पे स्थापित की जा रही हैं। इसके अलावा 1835 में ही सरकारी नौकरी में जात भेद, जात धर्म सब पे पाबंदी लगा दी गई, यानी कि योग्यता को प्रमुखता दी गई। जो व्यक्ति योग्य होगा, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको जॉब दी जाएगी। सिर्फ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, योग्यता के नाम ये जॉब नहीं दी जाएगी। सिर्फ नौकरी का आधार सिर्फ और सिर्फ योग्यता होगा। ये इनके काल की खास बातें हैं। इसके अलावा तो आप जानते हैं, मैंने पीछे पढ़ाया था, सती प्रथा इन्हीं के काल में क्लोज हुई है। इसके अलावा ठगी प्रथा पीछे मैं लिखवा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको बस आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। सती प्रथा, ठगी प्रथा इन्हीं के काल में बंद हुई है, इसी चार्टर एक्ट के तहत बंद हुई है, यानी कि विलियम बेंटिंक के काल में ही बंद हुई है। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है विलियम बेंटिंक। इसके अलावा अन्य चीज़ों के बारे आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप ये देख रहे थे कि चार्टर एक्ट था, मैंने आपको बीच में बताया था, अपनी पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि 1857 का विद्रोह होता है और ये एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था जिसमें पूरा भारत शामिल था। अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आ गई कि कंपनी से शासन ले लेना। अभी आप एक छोटा सा उदाहरण समझो, अगर किसी इलाके में, किसी ज़िले में अगर कोई दंगा फसाद फैल जाता है तो सबसे पहले सरकार कौन सा काम करती है? तत्कालीन थानाध्यक्ष, एसपी, डीएम को तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और नए पूरा स्टाफ लगा दिया जाता है, क्योंकि जो पुराना स्टाफ है उसके प्रति जनता में इतना विद्रोहात्मक भावना है कि इसी की वजह से सारी कुछ हुआ है। इसलिए सरकार सबसे पहले यही काम करती है कि जो तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनका तबादला कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही कंपनी ने भी किया। 1857 में 1857 तक कंपनी नियम बनाती रही भारत पर शासन करने के लिए, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने डायरेक्ट सारी शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। वो भी उसको एक्ट पारित हुआ, इसको कहा जाता है 1858 में ये एक्ट पारित हुआ। ये ब्रिटिश सरकार का एक्ट था जिसके तहत शासन प्रणाली, ब्रिटिश सरकार का एक्ट। इस एक्ट के तहत
पहला काम हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त। कंपनी अब भारत में शासन नहीं करेगी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ व्यापार करेगी। शासन करने का जिम्मा अब ब्रिटिश सरकार ने उठा लिया। दूसरी चीज़ें जो हुई, उसने ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब किसी भी भारतीय रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण था कि रियासतों का विलय बंद, रियासतों का विलय बंद कर दिया जाएगा। किसी भी भारतीय रियासत को, आप जान रहे हैं कि डलहौजी हड़प नीति के माध्यम से, उससे पहले बेलजली ने सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से पूरी भारतीय इस राज्य को अपने अधीन, अपने नियंत्रण में अधीन और अपने क्षेत्र में मिला लिया था। इसलिए भारतीय रजवाड़े, भारतीय जनता, जमींदार, जो भी लोग थोड़ा सा उच्च वर्ग के थे या जो प्रशासन में भाग लेते थे, उन सब के अंदर बहुत ही रोष व्याप्त था। तो इस वजह से इसने कहा कि अब रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और कंपनी का शासन अब सीधे रानी विक्टोरिया के अधीन होगा। उस समय रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। ये सारी चीज़ें कर ली गई। तीसरी एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण की गई, जैसा कि मैंने आपको सामाजिक सुधार आंदोलनों के दरमियान बताया था कि कंपनी ने बहुत सारी रूढ़ियों को जो हिंदू मुसलमानों चाहे अन्य लोगों में जो व्याप्त थे उसको दूर करने का प्रयास किया। जैसे अभी बताया मैंने आपको, सती प्रथा, बाल विवाह, शिशु हत्या, ठगी प्रथा, ये सारी चीज़ें जो कंपनी ने किया था। कंपनी को ये लगता था कि इस वजह से भी जनता हमसे नाराज़ है और विद्रोह में उतर आई। 1857 का विद्रोह बहुत ही भयानक विद्रोह था। इसलिए कंपनी ने एक और निर्णय लिया इसी एक्ट के तहत कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बंद पूरी तरीके से, क्योंकि उनको लगता था कि भारतीय जनमानस जो हम अपने तरीके से सही कह रहे हैं, सती प्रथा एक क्रूर प्रथा थी, बाल विवाह एक क्रूर प्रथा है, विधवा विवाह भी एक उस तरह की चीज़ है। इस चीज़ को हम कर रहे हैं जनता की भलाई के लिए, लेकिन जनता को लग रहा है कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। इस वजह से जनता हमसे नाराज़ है और जो नाराज़ करने वाले देसी राजा हैं या फिर सामंतगण हैं, जो भी हैं, इन चीज़ों को बहका रहे हैं कि तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप हो रहा है। और 1817 में जैसा कि देखा आपने कि ईसाई मिशनरी भी आ चुकी हैं, यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार शुरू हो चुका है। तो भारतीय जनमानस में ये चीज़ व्याप्त हो रही थी कि सरकार धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरीके से हमें लूट रही है, हमें बर्बाद करने पर तुली हुई है। इस वजह से भी 1857 का विद्रोह हुआ था। तो इस वजह से इसने भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करने का निर्णय ले लिया। तो ये 1858 के सारी एक्ट जो है, इसको महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है। विक्टोरिया घोषणा पत्र, घोषणा पत्र। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद में, प्रयागराज में लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क में पढ़ा। वहीं से इसकी घोषणा हुई, क्योंकि 1857 के समय, विद्रोह के समय, बंगाल की राजधानी हटा करके इलाहाबाद को, मेरे मुंह से इलाहाबाद निकल जा रहा है बार बार, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, प्रयागराज को जो है पूरे भारत की राजधानी बना दिया गया था। बंगाल में ज़्यादा क्रांति हुई थी, बंगाल में ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, राजधानी रही थी, वहीं पे बहुत सारी चीज़ें थीं, जागरूकता ज़्यादा थी, जनता उग्र थी। तो इसलिए कुछ समयों के लिए, कुछ सालों के लिए इलाहाबाद को, मतलब प्रयागराज को राजधानी बना दिया गया। वहीं पे रानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा गया, जो 1858 में आया, और निम्नलिखित बातों को लॉर्ड कैनिंग ने जनता के सम्मुख रखा था। तो 1858 का जो ये घोषणा पत्र है, ये भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखिएगा, जो 2-4 पॉइंट आपको बताए गए हैं। इसके बाद जो है, अब चूंकि ब्रिटिश शासन आ रहा है, तो अगला एक्ट जो है 1861 का है। इसको भारतीय परिषद एक्ट कहा जाता है। अब चूंकि ये नियम कानून बनाने का ठेका ब्रिटिश सरकार ने ले लिया, तो चार्टर का नाम समाप्त हो चुका है और अब भारतीय परिषद एक्ट की स्थापना हो रही है। ये इस समय लॉर्ड कैनिंग थे। खास विशेषताएं क्या थी? पहली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या यूं कहिए विभागीय व्यवस्था का जन्म होता है। जैसे आज देखते हैं कि हमारी सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, कई तरह के मंत्री काम करते हैं। उस व्यवस्था का जन्म जो है सबसे पहले इस एक्ट के तहत होता है।
विधान परिषदों की रचना होनी शुरू हो जाती है, यानी कि आज की जो राज्यों में विधानसभाएं होती हैं उस तरीके से विधान परिषद बनने लगते हैं। पहली विधान परिषद जो है 1862 में कलकत्ता में बनती है। उस समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत, यूपी को उत्तरी पश्चिमी प्रांत कहा जाता था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। तो यहाँ यूपी समझ लीजिए आप मोटे में। यहाँ 1886 में विधानसभा का गठन हुआ। इस तरीके से ही हुआ। इसके अलावा एक दो पॉइंट हैं इसमें और, जैसे आप देखते हो कि आज जो है हमारे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो उस समय इसी एक्ट से गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में नोट का प्रचलन, जो आज हम नोट का इस्तेमाल करते हैं कागज का, नोट का प्रचलन आरंभ कर दिया गया। पहले सोने चांदी की मुद्राएं ही काम करती थी, लेकिन इनके समय से, लॉर्ड कैनिंग समय 1861 से नोट प्रचलन का भी आरंभ कर दिया गया। इस तरीके से ये एक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत परिषदीय एक्ट। अगले वीडियो में हम शेष जो और 5-6 अधिनियम हैं जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए हैं 1935 तक, उसको मैं अगले वीडियो में पूरा करूँगा। धन्यवाद।